कंटिन्यू। स्टार्ट करें। मैं भारती शुक्ला, डॉक्टर भारती शुक्ला। पिछले क्लास में इंग्लिश फोनिक साउंड्स के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें हिंदी का वर्णमाला देख रहे थे कि कौन सा वर्णमाला कहाँ मैच करता है ना। और उसी क्रम में आगे वर्ण विचार की ओर बढ़े, जिसमें कि स्वर और स्वर की संख्या आदि की चर्चा हुई थी। हाँ, और उसमें नुक्ता आदि का प्रयोग री, जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया था, तो उस पर आज हम लोग फिर से विचार करेंगे, है ना। तो वर्ण विचार में सबसे पहले ये हम लोग यह जानते हैं कि स्वर की संख्या 11 है। 11 है। कौन कौन सी है तो पहले ही पता है ही। आ ई उ री ए ओ। तो इसमें स्टार्टिंग का जो 4 वर्ण है, छोटी वर्ण जो हम बोल रहे हैं, जैसे आ, हर्षई, हर्षऊ और री, ये ह्रस्व स्वर है, जिसे मूल स्वर के रूप में भी हम लोग जानते हैं। स्वर में ये चार ही स्वर हैं जो कि मूल स्वर हैं, आ ई उ और री। आ छोटी ई, उ छोटी उ और री, ये 4 स्वर जो हैं यह मूल स्वर हैं। इसके बाद ही और भी जो स्वर हैं वो बने। स्वर तो 11 हैं ही, उसमें और भी स्वर हैं जो एक दूसरे से मिल करके बने हैं दीर्घ स्वर में, जैसे कि आ जोड़ आ, दोनों मिलकर के दीर्घ बना आ। हाँ, इसी तरह से छोटी ई जोड़ छोटी ई, 2 सवर्ण स्वर मिल करके और दीर्घ स्वर का रूप यहाँ ले रहा है। तो आ जोड़ आ, यानी आ हमारा दीर्घ स्वर है। छोटी जोड़ छोटी मिल करके बना दीर्घई, यह भी हमारा ये दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ी बन गया। छोटी यू, जिसको हर्षऊ भी बोलते हैं, हर्षऊ प्लस हर्षऊ मिल करके दीर्घऊ बना। और री के बारे में हम लोग बोले थे, तो री का अभी जो है प्रयोग होता है ज्यादा, वो री हरा हर्षई। अभी जो नया नया तो स्वर में री दिया हुआ है आपका, आ ई उ री जो है, तो यह री का प्रयोग आपका वैसे शब्द में होता है जो कि संस्कृत से डायरेक्ट हमारे यहाँ हिंदी में आया हुआ है। आप पढ़ने के क्रम में देखेंगे ऋषि, महर्षि, है ना, इस तरह के शब्द जहाँ वो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, तो वहाँ ये री का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं होता है। अन्यथा फिर वो री का ही प्रयोग होता है। ये री जहाँ भी आएगा, स्वर की संख्या में जो री है, वह री संस्कृत का वह रूप जो हमारे हिंदी में हम लोग लिखने बोलने के क्रम में करते हैं, तो वहाँ यह री का ही प्रचलन है अभी तक। इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद ए ऐ ओ आ हो। अब आ ई उ कैसे बना, ये तो हम लोग जान गए, री के बारे में भी जान गए। हाँ, अब ए ऐ ओ आ है, तो ए ऐ ओ के लिए 2 संयुक्त संधि स्वर, यहाँ 2 समान संधि नहीं, 2 संयुक्त, यानी अलग अलग स्वर। जैसे ए के बारे में, ए के लिए हम लोग देखते हैं, तो आ जोड़ ई, दोनों को साथ में अगर हम लोग उच्चारण करेंगे तो क्या होता है, ए। आ जोड़ ई, दोनों अलग अलग स्वर है ना, स्वर तो दोनों है लेकिन भिन्न है, समान स्वर वहां नहीं है। जैसे हम लोग समान स्वर में देखे थे जो दीर्घ बना, आ जोड़ आ बराबर आ, छोटी ई जोड़ छोटी ई बराबर दीर्घई, छोटी यू जोड़ छोटी यू बराबर दीर्घऊ। लेकिन वो समान वर्ण था,
स्वर समान स्वर संयुक्त संधि स्वर है जो कि अलग अलग है। संयुक्त संधि स्वर में ए ऐ ओ औ कैसे बना, तो यहाँ अ जोड़ ई छोटी ई, अ जोड़ छोटी ई बराबर ए ऊपर एकार नहीं रहेगा, और आ जोड़ ए बराबर ए हुआ, आ जोड़ ए के ऊपर में आपका एकार रहेगा तो हो जाएगा ए। उसी तरह से ओ, आ जोड़ उ बराबर ओ, और औ के लिए आ जोड़ ओ बराबर भी ओ होता है, और आ जोड़ ओ बराबर भी ओ होता है। और इसी तरह से और आगे बहुत सारा है स्वर में। जब हिंदी आपका संधि बनाएंगे आगे, तो संधि बनाने के क्रम में हम लोग देखते हैं कि इसका जरूरत पड़ता है संधि विच्छेद पहचानने के लिए। जब भी हम लोग स्वर संधि और उसके अंदर जो परिभाषाएं हैं संधि जब हम लोग बनाते हैं, तो वहाँ यह पता चलता है कि कौन सा वर्ण और कैसे बना है, कौन सा संधि कौन होगा। ये मात्रा के हिसाब से हम लोग वहाँ पे पहचान पाते हैं। तो हिंदी में 4 संयुक्त संधि स्वर है जो कि अलग अलग स्वर से जुड़ करके बना हुआ है। इसमें ए ऐ ओ है, ओ औ है, और समान स्वर से जुड़ जुड़ करके बना वो आ ई और बड़ी ऊ है। ठीक है ना। इसी क्रम में हम लोग और आगे इसमें चर्चा किए थे। स्वर का तो यहाँ तक हो गया। व्यंजन वर्ण में तो व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है, सब लोग जानते भी हैं। इसमें क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक का जो वर्ण है व्यंजन वर्ण, वो आपका स्पर्श व्यंजन कहलाता है। क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक का स्पर्श व्यंजन कहलाता है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आता है जिसमें कि यारा लवा है। उसके बाद पुष्प व्यंजन जिसमें कि तालव्य सा, मूर्धन सा, दंत सा और ह आता है। और फिर संयुक्त अक्षर के रूप में, संयुक्त वर्ण के रूप में अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र आता है। इसमें अंग और अह जो कि अयोग वाह के रूप में जानते हैं, और यह संस्कृत व्याकरण की परंपरा में इसे अयोग वाह कहते हैं, लेकिन हम लोग हिंदी में उसका प्रयोग करते हैं। बहुत सारा व्याकरण का जो है आपका पाठ जो कि संस्कृत में भी है और उसका हम लोग हिंदी में भी अध्ययन करते हैं, सेम होता है। इसी क्रम में हम लोग और देखे थे कि नुक्ता का प्रयोग, ये हम लोग चर्चा वहाँ पिछले क्लास में हुआ था कि नुक्ता का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो नुक्ता का प्रयोग अरबी फारसी के अलावा अंग्रेजी के शब्दों के सही उच्चारण के लिए होता है, जिसका कि नुक्ता लगा करके हम लोग उसको जानते हैं। अरबी फारसी का जो हमारे हिंदी में आ गया है, तो उसका तो उपयोग हम लोग करते ही हैं नुक्ता लगा करके। लेकिन जिसमें कि उदाहरण के तौर पे हम लोग देख सकते हैं ऑफिसर है ना, गजेटियर है तो फ के नीचे नुक्ता लगता है, गजेटियर है तो ज के नीचे नुक्ता लगता है। तो ये हम लोग जब सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस जब हम लोग वाक्य बनाते हैं, तो उसके अनुसार इसको देखना होता है कि यह नुक्ता का प्रयोग कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। जहाँ पे लगता है कि हाँ यहाँ इसका प्रयोग होना चाहिए तो वहाँ ही करते हैं। हर जगह नुक्ता का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि नुक्ता के प्रयोग से अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। अर्थ में परिवर्तन कैसे आता है, तो राज है, एक राज, रा आकार रा और ज, राज मतलब आज भी किसका राज चल रहा है, शासन चल रहा है ना। तो यहाँ पे ये राज में नुक्ता नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग राज लिखते हैं, राज, और उसके नीचे नुक्ता लगा रहता है ज के नीचे, तो उस राज का मतलब रहस्य हो गया। वह राज
जिसमें कि आपका नुक्ता का प्रयोग लगा किया हुआ है, तो उस राज का मतलब रहस्य हुआ। तो नुक्ता का प्रयोग कहाँ होना है, वो आपका सेंटेंस जो हम लोग वाक्य लिखते हैं उसके क्रम में, ये अपने आप पढ़ते लिखते ये पता चल जाता है कि कौन सा शब्द हमारा कहाँ उपयोग करना है, नुक्ते का प्रयोग हम लोग कहाँ कर सकते हैं। ऐसे ही एक और उदाहरण देते हैं, जरा। जरा मतलब बुढ़ापा होता है ना, तो वहां नुक्ता का प्रयोग नहीं होता है। और जरा, ज के नीचे अगर वही नुक्ता लग गया, ज नीचे नुक्ता, र का रा, तो इस जरा का मतलब थोड़ा होता है, अल्प मात्रा में। तो ऐसे ही करके बहुत सारा है वर्ण जहाँ पे नुक्ता का प्रयोग करते हैं। ऐसे क, ख, ग, ज, फ में नियमतः नुक्ता का प्रयोग होता है। अंग्रेजी का शब्द जो हमारे हिंदी में आ गया, अरबी फारसी का शब्द जो हमारा हिंदी में आ गया, जिसमें कि हम लोग कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, तो वहाँ नुक्ता का प्रयोग होता है। आप पूछिए, और क्या इसमें बताना था, पूछना था, डाउट था। विपुल जी का यह कहना था कि श श श जो तीनों स है, उसके लिए पिछले क्लास में चर्चा हुई थी। तो सबका उच्चारण अलग अलग है। तालब्य स, मूर्धन्य स, दंत स। तालब्य स जैसा कि हम लोग बोलते हैं तालब्य स, ऐसे तालब्य स, तो तालब्य स तालु से, मूर्धन्य स मूर्धा से, और दंत स दंत के मध्य भाग जो होता है ना, जीभ टच करता है, वहां से होता है दांतों पर, जीभ का भाग जो है वो भाग टच करता है। हाँ, तो ये सा सा का भी कहीं हम देख रहे थे बुक में, हर ग्रामर के बुक में अलग अलग आपका दिया हुआ है जब पढ़िएगा ना तो। लेकिन ऐसे हम लोग व्यावहारिक तौर पे जब कहीं पढ़ते हैं, कुछ लिखते हैं, तो ऐसा कभी कभी, पता नहीं, मेरा ऐसा मानना है, आप लोग भी देखिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा कि अधिकतर यह स स का प्रयोग जब होता है ना, तो यह क्रमबद्ध तरीके से आता है। जैसे कि शेष क्रमबद्ध, यानी कि पहले तालव्य स, फिर मूर्धन्य स, और फिर दंत स, ऐसा ज्यादा होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता होगा, क्योंकि ऐसा ही मिला है, लेकिन क्रमबद्ध आता है, ऐसा देखा गया। नोटिस कीजिएगा आप लोग भी। जैसे कि शेष हम लोग सीखते हैं, शेष या विशेष, तो इसमें शेष में आपका तालव्य स हो रहा है ना, से स, उसके बाद फिर मूर्धन्य स आ रहा है। उसी के बाद हम लोग अगर प्रशासन लिखते हैं, तो प्रशासन तालव्य स आता है, उसके बाद फिर आपका दंत स आता है, और आगे इसी तरह का और भी। हाँ, दंत स आता है प्रशासन। तो ऐसा लगता है ना कि क्रमबद्ध जो आता है ना, ये ज्यादा आता है, कहीं कहीं बुक में मिला भी है। और ऐसे ये ध्यान देने की चीज है, क्योंकि हमेशा तो पढ़ने के क्रम में ही ना आता है, तो इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिएगा, और ड और ढ का भी जिक्र हुआ था कि ड और ढ को कौन सा वर्ण हम लोग माने। स्वर तो पता चल गया, उसमें जो जो वर्ण है वह समझ में आ गया, लेकिन ड और ढ व्यंजन तो है ही, लेकिन व्यंजन में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि व्यंजन में कौन सा व्यंजन है, तो इसे उक्षिप्त व्यंजन के श्रेणी में रखा गया है। उक्षिप्त व्यंजन है, उक्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, उक्षिप्त यानी कि फेंका हुआ। तो जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा ऊपर उठ करके, जो हम लोग ड बोलते हैं, ड, तो ड बोलते हैं तो जिह्वा ऊपर उठ करके ऐसा लगता है ना कि तुरंत नीचे गिर जाता है, यानी उक्षिप्त हो जाता है, फेंका जाता है, अपने आप गिर जाता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा ऊपर उठ करके और मूर्धा को स्पर्श करके और तुरंत नीचे गिर जाती है, तो वह उचित व्यंजन है। और उचित व्यंजन हमारे यहाँ दो है, ड और ढ। व्यंजन में
और कौन कैसे कैसे बना है यह तो पता है ही, पिछले क्लास में भी हमसे बताएगी ये सब। क वर्ण के लिए कंठ का उपयोग, च वर्ण के लिए तालु का, ट वर्ण के लिए तालु और मूर्धा के भाग का, ता वर्ग के लिए दांतों का जो मूल है, प वर्ग के लिए होठ का ऊपरी और निचले दोनों होठ का हिस्सा का उपयोग करते हैं। उसी तरह से यर लवा जो कि अंतस्थ व्यंजन है, इसके उच्चारण में आपका श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। य व य र ल व, तो ऐसा बोलने के क्रम में लगता है ना कि अंदर से श्वास वायु के माध्यम से हम लोग बोल रहे हैं। ऐसे तो स्वर जो भी है वह श्वास वायु के माध्यम से बोलते हैं, मुख से श्वास वायु के माध्यम से, लेकिन यहाँ यरा लवा भी अंतस्थ व्यंजन में है और यह अंदर से वायु के माध्यम से यह इसका उच्चारण होता है और इसमें श्वास का अवरोध बहुत कम होता है अंतस्थ व्यंजन में। और उष्ण व्यंजन में आपका जो स्वर है वह घर्षण के साथ बाहर निकलता है। तो ऐसा लगता है ना कि अंदर श्वास वायु में घर्षण से वह ध्वनि बाहर आ रही है, उस गर्मी निकल रहा है इस टाइप का, इसलिए उष्ण बोलते हैं। हाँ, इसलिए उष्ण बोलते हैं इसको। रगड़ा के गर्म होके निकल रहा है सब। घर्षण के द्वारा, घर्षण देर तक ऐसे उच्चारण करने से, बहुत देर तो नहीं लेकिन हाँ, घर्षण के द्वारा यह वायु बाहर निकलता है। श्वास का अवरोध बहुत कम होता है लेकिन घर्षण के साथ होता है। आज हम लोगों ने ये देखा कि ये स्वर के बारे में, तो दो समान स्वर जब मिलते हैं तो उस स्वर को क्या कहते हैं? और इसमें दो समान स्वर मिलते हैं तो स्वर को क्या कहते हैं? दो समान स्वर मिला ना तो वह आपका ये दीर्घ संधि स्वर हो गया। दीर्घ संधि? हाँ, दीर्घ संधि स्वर हो गया। दो समान स्वर अगर मिला तो यहाँ दीर्घ संधि स्वर हो गया। अच्छा, दो असमान स्वर मिला तो क्या? दो असमान स्वर मिला तो? हाँ, दो संयुक्त अलग अलग स्वर मिला तो आपका यह संयुक्त संधि स्वर हो गया, क्योंकि संयुक्त दोनों अलग अलग हो गया। जैसे अ और ई दोनों अलग अलग हो गया ना, समान नहीं ना है। नहीं। हाँ, यह अ और ओ है तो यह भी समान नहीं ना है, अलग अलग है। लेकिन समान स्वर में तो आ समान हो गया, हर्षई दोनों ई समान हो गया, छोटी ऊ दोनों समान हो गया। तो यह आपका दीर्घ संधि स्वर हो गया। ये सब ऑब्जेक्टिव में देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में पूछ देता है, कहीं से कोई भी वर्ण दे करके। इंटरमीडिएट के एग्जाम वगैरह में भी कुछ ऐसा पूछा है। एसटीटी के एग्जाम में भी लूसी का जो प्रश्न था उसमें भी हम देखे थे, इसमें से कुछ वर्ण जो है वह कोई एक वर्ण दे दिया और इसे पहचानना है। ऑप्शन तो रहता ही है, कभी कभी तो ऑप्शन गलत भी रहता है, लेकिन अगर सही रहेगा तो हाँ। तो स्वर बेसिकली दो तरह के होते हैं, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त स्वर। हाँ, संयुक्त संधि स्वर। ऐसे तो आपका स्वर में बहुत सारा क्लासिफिकेशन है। कितने तरह के? और भी है, बहुत है, लेकिन ये समान बेसिक है। बेसिक स्वर दो तरह के होते हैं, दीर्घ और संयुक्त। हाँ, दीर्घ और संयुक्त। और व्यंजन कितने तरह के होते हैं? व्यंजन आपका ये 33 हो गया। मतलब कि जैसे स्पर्श अंतस्थ उसमें संयुक्त वर्ण आपने बताया। आपका व्यंजन 33 हो गया ना, इस 33 व्यंजन में क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक यह आपका स्पर्श व्यंजन हो गया। क से फ तक, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, प वर्ग प फ ब भ। ओके। हाँ, यह स्पर्श व्यंजन हो गया। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में यारा लवा हो गया। यारा लवा, यारा लवा।
हाँ, ये अंतस्थ व्यंजन हो गया। ओके, इसके बाद ऊष्म व्यंजन हो गया। उसमें ऊष्म व्यंजन में तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। और हाँ, ये ऊष्म व्यंजन हो गए। उसके बाद फिर संयुक्त वर्ण हो गया, संयुक्ताक्षर जिसको बोलते हैं, हाँ, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। छात्र ज्ञ और स, ज्ञान ये संयुक्त वर्ण है क्योंकि इसमें आपका दो वर्ण मिल करके बना हुआ है, दो ये वर्ण एक मिल करके बना हुआ है। छात्र अच्छा है, और ज्ञा, और ये क्या है? स्र, 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 श्रमिक वाला स्र। ओके, अच्छा, तो जैसे छाता वाला छा और छतरी हाँ वाला छा, हाँ एक चवर्ग में छा आता है, एक चवर्ग हाँ में छा आता है, और एक यहाँ पे असंयुक्त वर्ण में छा आ रहा है। हाँ, दोनों में अंतर क्या है? आपका अंतर इसमें है ना, इसमें आपका दो वर्ण मिल करके बना है ये अक्षर, संयुक्त वर्ण की श्रेणी में इसे हम रखते हैं। इसमें आधा क और श, आधा क और मूर्धन्य स के मिलने से यह बना है। और ये छ बनेगा ना तो आपका छ आधा छ, कोई भी स्वर रहित व्यंजन के लिए हम उसमें हलंत लगाते हैं, तो आधा छ, छ में हलंत लगाएंगे, प्लस उसमें आ तो स्वर आपका सब में मिला हुआ है, सारे वर्ण में। तो उस छ का जब भी हम वर्ण विच्छेद में, इसको हम लोग आगे विस्तृत में देखेंगे, उसका उपयोग वहाँ ज्यादा आता है। जब हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं तो वहाँ पे आप वहाँ देखिएगा कि यह छ का जब वर्ण विच्छेद कीजिएगा तो छ, चचा वाला छ, हलंत, जोड़, आ, तब ये आपका छ बनता है। उच्चारण में अंतर है? उच्चारण में छ है, ये अक्षर है, अक्षर क श दोनों मिला के बोलते हैं, तो इसका उच्चारण चेंज हो जाता है। हम लोग बोलते हैं छाता, छतरी। छाता बोलते हैं ना, लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं क्या क्षत्रिय, तो शुद्ध उच्चारण उसका क्या बोलेंगे? क्षत्रिय। हल्का का उच्चारण करते हुए बोलना, क्षत्रिय। करते हुए, हाँ, जैसे क्षत्रिय में छ बोलने से हल्का जीव मुड़ता है, और छाता में छ बोलने से जीव हल्का मुड़ता नहीं है, स्पष्ट निकलता है छाता। और क्षत्रिय में हल्का जीव मुड़ता है। हाँ, और ये जो आपका संयुक्त अक्षर का जो क्ष है, तो उसमें आप जैसे बोलिएगा क्षमा, क्षमा, तो प्रोनाउंसिएशन में आपका का उच्चारण लुप्त रहता है। वो प्रोनाउंसिएशन जब उच्चारण करके देखिए तो पता चलेगा। और ये नुक्ता क्या है? नुक्ता स्वर है, व्यंजन है, क्या है? नुक्ता जो है ना आपका, ये स्वर में इसको नहीं रखते हैं, ये तो बाहर से आया हुआ है ना, ये तो अच्छा, बाहर से आया हुआ है। पर्शियन लैंग्वेज में ज्यादा यूज होता है ना ये। हाँ हाँ, अरबी, फारसी, अंग्रेजी के द्वारा हिंदी में आ गया है तो उसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। और उसमें भी हर जगह नहीं इसका प्रचलन है। इसका तो उदाहरण दिए ही कि जो अरबी, फारसी और अंग्रेजी का शब्द जो हमारे हिंदी में आ गया है, तो वहाँ हम लोग नुक्ता का प्रयोग करते हैं, और उसके आधार पे उसका अर्थ भी चेंज हो जाता है। और इंग्लिश में तो बहुत सारा है जिसका अर्थ वो इंग्लिश ही है, उसका अर्थ जल्दी नहीं मिल पाता है। और ये नुक्ता से झनकार आता है, झनकार। नुक्ता से शब्द झनकृत होता है, जरा जरा, जरा जर्रा जर्रा जरा में लिखा है, जर्रा में लिखा है, जरा, और एक जरा और एक जरा, जरा बहुत जरा। ऐसा है। जी। अच्छा, एक चीज आपने ये बताया कि क्या कि जहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो, जैसे क ख ग, क्या इसमें किस तरह का परिवर्तन नहीं होंगे? कहाँ परिवर्तन? एक आप नुक्ता बता रहे थे जिसमें एक शायद कोई सेंटेंस आपने बोला जिसमें मुझे समझ में नहीं आया
कि जो बहुत से ऐसे जो व्यंजन है का खा गा जैसे उधर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होते। क क ख ग घ में हाँ आधे जैसे प्रत्येक जो आपका व्यंजन वर्ण है ना, तो हाँ प्रत्येक व्यंजन वर्ण में स्वर आपका मिला रहता है। ओके प्रत्येक व्यंजन वर्ण में स्वर मिला है। क है तो क में स्वर मिला हुआ है, आ उसमें मिला हुआ है। लेकिन जैसे ही हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद आगे इसका अगला चैप्टर वर्ण विच्छेद ही होता है व्याकरण में हमारे। तो जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो वहाँ यह क जो है वह आधा हो जाता है। क में हलंत लगाते हैं तो वह आधा हो जाता है। जोड़ आ बराबर क, तब वह पूरा क बना व्यंजन वर्ण। प्रत्येक व्यंजन वर्ण के लिए स्वर की सहायता होती है। अच्छा ये अब ये का वाला जो वर्ण है वो किससे बोलते हैं? कंठ से। का किससे हाँ बोलते हैं? क का कंठ कंठ से। कंठ से बोलते हैं। और खा वाला वर्ण ख क ख ग घ सब कंठ से ही हो गया। का से कहाँ तक? क से घ तक। का से घा क तक। से घ तक, हाँ का से घा। घ तक, हाँ च से झ तक। इसी तरह से लास्ट का पांचवा अक्षर जो है ना उसको हम लोग छोड़ते हैं। अच्छा वो रेसिड्यूल हाँ में डाल दिए हैं पांचवा अक्षर। हाँ हाँ, ये अनुनासिक में आपका चला जाता है। क्या कहते हैं उसको? अनुनासिक वर्ण में चला जाता है। अनुनासिक वर्ण। नाक से आवाज। हाँ, अनुनासिक वर्ण में चला जाता है। एक बार हमें ये वो बोल के जरा बता समझा दीजिए थोड़ा, वो क्या जो लास्ट वाले वर्ण है उसको। बोलो कविता। अंगा इया ना ये सब अनुनासिक वर्ण है क्योंकि वो नाक से आवाज है। बोल के देखिए ना ना तो इया चा छा जा झा इया इया। काम में जो लास्ट है जो उसको क्या कहते हैं? अंग 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 हो गया। उसके बाद चा में जो लास्ट है उसको क्या कहते हैं? इया। इया कैसे लिखेंगे? लास्ट में लिखा हुआ आपका ये ऐसे। उल्टा सी लिखेंगे। अच्छा इया ओके ठीक है। जिसमें डंडा उसमें। और उसके बाद टा में ट वर्ग और त वर्ग में न जो आता है वो न। दोनों में न रहेगा। वो ट वर्ग में न होता है एक अंडा और एक लंबा लाइन। ना और ता में टा में नल वाला ना न ना नल वाला। ठीक नदी है। वाला ना, नदी और वाला उसके ना। बाद या वाला में या में कहा ना आता। या में नहीं आता है। या में अनुनासिक वर्ण नहीं होता है। नहीं नहीं, वो अनुनासिक जो है ना हाँ आपका यही है। चार अनुनासिक है आपका। इसका ये या ना और ना, चार अनुनासिक स्पर्श है ना। व्यंजन में ही अनुनासिक है। चार ही अंगा अनुनासिक इया है। ना। हाँ ओके। कवर्ग जितने स्पर्श व्यंजन है उसमें अनुनासिक है। स्पर्श व्यंजन अनुनासिक देखिए। का से लेके फा तक है। फा में कहाँ है? हाँ में नहीं है। फा में नहीं है। नहीं अनुनासिक है। शब्द है ना। फा में नहीं है। नहीं है। अच्छा हम लोग को ये फेंका हुआ वाला जो व्यंजन है उच्छित उच्छित व्यंजन है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? ड्र और घा। हाँ, उचित व्यंजन है ड और ढ। उच्छित हम्म, व्यंजन। इसका उच्चारण जैसे ड से क्या बोल रहे हैं? डमरू। हाँ ड से डमरू, ढ डमरू से ढक्कन। डमरू। और धा से धनुष। नहीं, ढ से ढक्कन ढक्कन। और ढक्कन ढा है ये। ओके सही। ढक्कन मतलब बाहर फेंकने वाली चीज है ढक्कन। हाँ, उचित ऐसे ही अंदाजा। ओके तो ढा से ढक्कन हो गया। और ड से अनुनासिक स्वर जो है ना, हाँ ये अनुनासिक स्वर आपका ये अनुस्वार और चंद्र बिंदु इसमें आता है।
अनुस्वार, एक मिनट, अनुनासिक स्वर, हाँ। अनुस्वार और अनुनासिक चंद्र बिंदु आता है ना, चंद्र बिंदु। हाँ वो तो नाद बोलते हैं ना। हाँ, इसका तो अलग अलग बहुत सारा बोले ना, इसमें तो वर्गीकरण बहुत है। अच्छा, चंद्र बिंदु तो अलग होगा। अभी अभी हमारे यहाँ हिंदी में आध चंद का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, जैसे कि डॉक्टर, हॉल, लॉज, तो यहाँ आधा चंद का भी प्रयोग हो रहा है। और कहीं कहीं इसका भी हम लोग उच्चारण के अनुसार ही प्रयोग करते हैं। ये अभी हर जगह प्रयोग नहीं होता है अनुनासिक स्वर का भी। जैसे कंठ, चंचल, मंच, अंधा, कंधा, बंदर, तो इसमें चांद तो हम लोग देते नहीं है या चंद्र बिंदु नहीं देते हैं, तो यहाँ बिंदी अनुस्वार देते हैं। लेकिन कहीं कहीं होता है कि चंद्र बिंदु ही देना होता है, कहीं कहीं शब्द होता है कि वहाँ अर्ध चांद ही देना होता है। तो ये सेंटेंस के हिसाब से वहाँ पे हम लोग सेट कर लेते हैं। चलिए, तो आज का हम लोग क्लास यहीं पर रखते हैं, क्योंकि 40 मिनट होने वाला है। अब ये जैसे कंप्लीट होगा तो आपने बहुत अच्छा से इसको डिटेल किया, एक एक करके डिटेल कर दिया। और हम लोग के क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन से और भी क्लैरिटी आएगी कि सब चीज की में कैसे क्लियर होंगे। वाला तो भी सारे लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, कलम से मूर्धन से जो कि क्रमबद्धता वाली बात बताए, तो ये पढ़ने के क्रम में ऐसा लगता है ना कि जब भी इसका उपयोग होता है, ज्यादा उपयोग अगर होता है तो क्रमबद्ध से आता है। पहले तलव्य है ना, उसके बाद फिर मूर्धन है, फिर दंत है। पहले कहीं कहीं मूर्धन भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन ज्यादा प्रयोग होता है। तो इसमें ऐसा कीजिए ना, एक असाइनमेंट दे दीजिए हमें, कविता जी को दे दीजिए कि तीनों स से 10-10 सेंटेंस मतलब वर्ड बताएगी। मतलब एक स से 10 वर्ड, दूसरे स से 10 वर्ड और तीसरे स से 10 वर्ड लगातार, सो डेट हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको हम बोल के देख लेंगे। ये असाइनमेंट दे देते हैं। और एक एक हम लोग का ये जो नुक्ता वाला है उसमें भी मिस्टेक होता है। नुक्ता तो मुझे काखा गागा अंगा अंगा बोलते हैं उसको, लेकिन अंगा को अगर हम अच्छा, अंगा को किसी शब्द में कैसे यूज करेंगे? अंगा से कुछ नहीं होता है ना, अंगा से कुछ नहीं होता है उसका शब्द का उपयोग उसको इसीलिए अलग रखा गया ना। अच्छा, अंगा जो है वो व्यंजन में उसको अलग रखा गया है। मतलब ये उसको शब्द में बिंदु से डोनेट करते हैं, जैसे अंगद। ओके ओके ओके, ठीक है। अंग, वो अनुस्वार के रूप में, अनुनासिक में वो उच्चारण के दृष्टिकोण से हम लोग उसको रखते हैं। अंग अनुस्वार का जो तक हो गया। हाँ, अनुस्वार का अनु का मतलब क्या हुआ? छोटा ना? अनु मतलब छोटा, स्वर मतलब स्वर का छोटा रूप हुआ ये। हाँ, स्वर का मतलब स्वर का भी आधा कर देंगे इसमें सब लगभग। इसका जो है ना, आपका नाक और मुंह से इसका आवाज अनुस्वार हो गया। ऐसे भगवत गीता में कहा गया है कि जो भगवान कहते हैं एक जगह कि मैं स्वर में प्रथम स्वर हूँ, आ हूँ, ठीक है। और आ से है कि क्या ये आ जो है सारे जितने भी व्यंजन बोलेंगे सब में आ आएगा? हाँ, सब में व्यंजन में आएगा, सब में आ सब में आएगा। सब में आ तो ये जो स्वर है, आ छोटी हर्षई स्वर जो है ना, वो सारे आपका उसमें आता है। आ तो सब में आएगा, सारे व्यंजन में आएगा, वो मिला हुआ है। और स्वर रहित व्यंजन होता है ना, तो उसमें हलंत लगा हुआ रहता है। ये वर्ण विच्छेद में आपका स्पष्ट हो जाएगा। वर्ण विच्छेद बच्चों लोग को हम लोग बताते हैं ना। अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगता है। हाँ, और अनुस्वार में बिंदु लगेगा सिर्फ। हाँ, अनुस्वार और चंद्र बिंदु दोनों ही आता है अनुनासिक में। अनुनासिक में चंद्र बिंदु, लेकिन आजकल देख रहे हैं दोनों बिंदु यूज कर रहा है। लेकिन अनुनासिक में पहले जो यूज होता था वो चंद्र बिंदु यूज होता था, और अनुस्वार में जो है वो सिर्फ बिंदु यूज होता था। ये दोनों में अंतर है, ये दोनों